हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं क्लास 12 का वन शॉट लेकर। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ बच्चा, पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपने देखा कि कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 आपस में बिजनेस करने के लिए आ सकते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स वहां पे देखे थे, बहुत सारे आपने अकाउंट बनाए थे। बट सर, इस चैप्टर में ऐसा क्या है? इस चैप्टर में ऐसा क्या होने वाला है वो हम समझते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए बेटा, हालांकि आप ये भी जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। यस सर, कोई एक्टिव पार्टनर होता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई नॉर्मल पार्टनर होता है, बराबर। यस सर। तो पार्टनर ने फॉर सेवरल रीजन ये डिसाइड किया कि पहले जो हमारा शेयर था वो तो ठीक है, लेकिन अब हम 1 अप्रैल से अपना शेयर चेंज कर रहे हैं। तो जो पुराना शेयर था उसको हम कहते हैं ओल्ड रेशियो, और जो नया शेयर है उसको हम कहते हैं न्यू रेशियो। इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट मैं इस वीडियो में कराऊंगा, और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो आप प्लीज वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा जी, सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कह सकते हो, रिटायरमेंट कह सकते हो, चेंज इन पीएसआर कह सकते हो। इसकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें चेंजेस आए हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कह रहा है? Partnership is the result of an agreement between person for sharing the profit of a business. Partnership क्या है? एक एग्रीमेंट था लोगों के बीच में जो बिजनेस करने के लिए आए हैं और आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आए हैं। Any change in the partnership agreement brings to an end to the existing agreement and new agreement comes into force. जब भी हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आता है तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। The changes in the agreement result in the change in relationship। ये वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो। तो जो भी हमारे एग्रीमेंट में चेंज आता है उसकी वजह से पार्टनर्स के रिलेशन में भी चेंज आता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किस किस वजह से हो सकता है सर? ये हो सकता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर है, नया पार्टनर नहीं आया है, जो पुराने पार्टनर्स हैं, यानी कि जो सारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने रेशियो में कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए एंड बी पार्टनर है और उनका रेशियो है 2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होगा वो हम इस रेशियो में बांटेंगे। तो जो बेटा जी ये 2:1 है, ये है उनका ओल्ड रेशियो, और जो 3:1 है ये है उनका न्यू रेशियो। तो देखो बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसका क्या होगा, क्यों होगा, वो हम बारी बारी से आगे समझेंगे। फिलहाल हमें देखना है कि जो गिवन पुराना रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो है, और जो नया दे रखा होगा वो न्यू रेशियो है, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। चेंज इन पीएसआर की वजह से अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए, एडजस्टमेंट आपको कौन कौन सी करनी है इस चैप्टर में, आपको क्या क्या करना है। देखो, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी है, आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट करने हैं, आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह देखने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत होती है। देखिए बेटा जी, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये क्या होता है? देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कहा मैंने?
मैंने कहा बेटा जी इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि पार्टनर का जो पुराना रेशियो था और पार्टनर का जो अब नया रेशियो है, दोनों रेशियो को आपने माइनस किया तो आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइस रेशियो। बट सर एक लॉजिक है यहां पर, अगर आपने ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस किया बेटू, तो जब न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों आपस में माइनस किया और आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि ये जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा है। यस सर, दोबारा समझो, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आपने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस कर दिया और आंसर भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि न्यू रेशियो ज्यादा है, यानी कि कोई पार्टनर ऐसा है जिसका पहले रेशियो उसको कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है। ऐसे केस में वो जो पार्टनर है वो होगा गेनिंग पार्टनर और जो उसका रेशियो होगा वो होगा गेनिंग रेशियो। और अगर आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा था, पुराना रेशियो ज्यादा है, अब कम मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है और उसका रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो है। तो शुरुआत में तो हम रेशियो निकालना ही सीखते हैं कि कैसे सेक्रीफाइस रेशियो को निकाला जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ले चलता हूं फटाफट से इसके बेसिक क्वेश्चंस पर। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा जी कि X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3। X and Y पार्टनर्स है और रेशियो है 5:3। ये 5:3 क्या है? ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। जब भी इक्वली की बात आएगी, जितने पार्टनर्स हैं हम 1:1 कर लेते हैं। 2 पार्टनर है 1:1, 3 पार्टनर है 1:1:1, 4 पार्टनर्स है 1:1:1:1। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस पार्टनर को गेन हुआ, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ, जरा कैलकुलेट करिए। तो देखिए मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था बेटू? सर आपने बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब जो हमारा पहला पार्टनर है वो कौन है? एक्स। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8। 5 तो ये दे रखा है, 5 + 3 8 आ गया, माइनस न्यू क्या है? इक्वली कर रहे हैं यानी कि 1:1। तो एक्स का भी 1/2 है नया और वाई का भी 1/2 है नया, ठीक है? तो 1/2 एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लेते हैं। 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन अगेन 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि एलसीएम आ रहा है 8। तो यहां पर देखो 8 की टेल में 8 1 टाइम्स आता है और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा। 2 की टेल में 8 4 टाइम्स आता है, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 1/8। और आप देख रहे हो कि आंसर प्लस में है, यानी कि x जो है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं मैं y की बात करूं तो y का जो पुराना रेशियो है वो है 3/8 और y का जो नया है वो है 1/8। एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा और ये आपका 3 - 4। साफ साफ दिख रहा है 3 - 4 यानी कि माइनस का 1/8, लेकिन आप माइनस की जगह ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे और ये इंडिकेशन है कि ये पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यानी एक्स को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है। वाई को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सर हमने रेशियो तो निकाल दिया, यस सर, बट आप देखो इस पार्टनर को 1/8 किस वजह से गेन हो रहा है? क्योंकि एक्स ने इतना ही सेक्रीफाइस किया। एक्स के सेक्रीफाइस करने की वजह से वाई को उतना गेन हुआ, यानी कि वाई को इस शेयर के हिसाब से जो कि किसने दिया? एक्स ने दिया, वाई को कुछ ना कुछ देना चाहिए। किसको? एक्स को, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। यानी कि गेनिंग पार्टनर
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेशन पेड करेगा, क्योंकि उसे गेन किसकी वजह से हुआ है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की वजह से। अब आपको मालूम होगा जब भी पार्टनर्स किसी को कुछ दे रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल जो देने वाला है उसकी कम होगी और जो लेने वाला है उसकी ज्यादा होगी, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फिलहाल ये थोड़ी आगे की बातें हैं, अभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना अच्छे से देखना है। ये देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने, यहां पर आपसे कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि ओल्ड रेशियो क्या हो गया 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो नया रेशियो क्या है बेटा 4:3। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यस सर, तो ए का ओल्ड रेशियो था 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 4/7। जब भी ये जो हमारी कॉमन टेबल नहीं है, आपस में एक दूसरे की टेबल में नहीं आती है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 2 जा 14। अब 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है 7 बार, तो 7 1 जा 7 माइनस 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है 2 4 जा 8। अब आपको दिख रहा है माइनस में आ रहा है 1/14, यानी कि 1/14 माइनस का आ रहा है, यानी कि ए जो है वो क्या कर रहा है बेटा सर गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब बात करी जाए बी की, बी का ओल्ड रेशियो 1/2 था और बी का नया रेशियो 3/7 है। ये आपका 14 2 की टर्म 14 7 टाइम्स माइनस 6, तो ये 1/14 प्लस में आ रहा है, तो बी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरीके से तो आप लोग रेशियो निकालते हैं और आई होप आप अब इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने के बाद यहां पर आपने देखा आप किस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां पे आपने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो दो रेशियो हैं, एक होता है सेक्रीफाइस रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। फिलहाल गेनिंग रेशियो का इस चैप्टर में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो हमने सर रेशियो निकाल लिया, अब बारी आती है गुडविल की। सर गुडविल क्या है, रेशियो तो निकाल लिया, अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कुछ कंपनसेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, और किसको देगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सर गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब है एक ऐसी इमेज, एक ऐसी रेपुटेशन जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं और मुकेश अंबानी जी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है बैंक से लोन किसे मिलेगा मुकेश अंबानी जी को, मुझे तो मार पीट के भगा देंगे बाहर, क्यों, क्योंकि उनकी एक गुडविल, एक इमेज, एक रेपुटेशन बनी हुई है। आपके घर पर कोई दोस्त आता है मिलने के लिए, आप घर के अंदर नहीं बुलाते, बाहर से ही बात कर करके आप उसे भगा देते हो। घर वाले कहते रहते बुला लो बेटा अंदर, बुला लो खाना पीना खिला दो, आप कहते नहीं यार हमें मालूम है इसकी क्या औकात है, इसे तुम खाना खिलवा रहे हो। यही कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, कोई मिलने वाला आता है, उसे अंदर बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर वेट करते हैं कब ये जाए तो बची हुई नमकीन हम खा ले। ये क्या है, ये गुडविल है, ये एक रेपुटेशन है, ये एक इमेज है। गुडविल मतलब अच्छी इच्छा से करा गया काम जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई एक दुकानदार है जो मेरे को एक्स्ट्रा पन्नी दे देता है, 2-4 रुपए का डिस्काउंट दे देता है, तो ये सब मेरे लिए क्या है गुडविल। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क हॉनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मालिक के द्वारा किया गया काम अच्छी नीयत से, ईमानदारी से, जिसकी वजह से उसकी एक रेपुटेशन बनी, एक इमेज बनी जिसका बेनिफिट उसे फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारी गुडविल है। इफ अ फर्म renders goods and service to the customer who feels satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit। अगर कोई हमारी फर्म है जो किसी सामान को बेच रही है और उसने सामान को ऐसे बेचा है कि कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर खुश है,
तो कस्टमर वो बार बार आपके पास ही सामान लेने आएगा, जिसकी वजह से आपका सामान टाइम पर सेल होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ये हमारी क्या है, गुडविल है। Thus, goodwill is the value of the reputation of a firm which enable its earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm. Goodwill आपकी हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, बराबर? यस सर। बट ये जो आपकी गुडविल होती है ना बेटा, ये दो तरह की होती है। एक गुडविल होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड, एक गुडविल होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड और एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज जो आपने खुद करा, आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और फिर आगे तक ले गए। आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर आगे तक ले गए, उसका नाम बनाया, वो सब हमारा क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपने शुरू करा, जिसको आपने चलाया, आपने ही सब किया है, आपने उसका नाम बनाया है, वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या है बेटा जी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बात करी जाए परचेज्ड गुडविल की। परचेज गुडविल का मतलब होता है आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस, किसी की रेपुटेशन, किसी की इमेज खरीद ली। आपने नहीं बनाई शुरुआत से, आपने किसी का बिजनेस खरीदा, तो जाहिर सी बात है उसकी गुडविल भी खरीद ली। अब सर जब मैं किसी के पास जा रहा हूं और मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे एक अच्छी सी दुकान पड़ गई, मैंने कहा भाई साहब मुझे आपकी गुडविल खरीदनी है। क्या वो जो दुकानदार है या बिजनेसमैन है या फर्म वाला इंसान है, क्या ये गुडविल को पहले से ही कैलकुलेट करके बैठा हुआ है कि हाँ भाई लाओ 10 रुपए दे दो? नहीं ना, उसे भी अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर वो बताएगा कि मेरी गुडविल की वैल्यू ये है। यानी कि जब हमने गुडविल को खुद ही जनरेट किया है, वो हमारा बिजनेस है, तो वो तो हमारी सेल्फ जनरेटेड है, उसमें हमें कोई भी वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परचेज गुडविल है बेटू, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से गुडविल कितनी है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है इसमें हमें जो हमारा बिजनेस है उसके कुछ सालों का परफॉर्मेंस दे रखा होता है। जो हमारा बिजनेस है उसके कुछ सालों का परफॉर्मेंस दे रखा होता है, लाइक 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। इन 7 साल में जो हमें प्रॉफिट हुआ, सिर्फ प्रॉफिट, इन 7-8 साल में जो हमें प्रॉफिट हुआ उस सबको जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। यानी कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि एवरेजली एक साल में आपको कितना फायदा हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप कितने साल के लिए गुडविल को परचेज करना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। मतलब सर कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा, देखो मैंने मेथड की बात करी, वही मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में अभी आपने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था? टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बट इसमें कभी कभी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स पर भी ध्यान देना होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स पर भी ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस।
सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? बेटा जी, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है एक ऐसा घाटा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपका सामान चोरी हो गया, आपका सामान जल गया, है ना, आपका सामान चूहे बर्बाद हो गए, आपका सामान चूहे बर्बाद कर गए, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, घाटा हुआ। आपका सामान जल गया जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, घाटा हुआ। अब ये घाटा आप हर साल एक्सपेक्ट करोगे? नहीं करोगे सर। लेकिन जिस साल ये घाटा हुआ होगा उस साल आपने इसको क्या किया होगा, माइनस किया होगा, जिसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट कम हुआ होगा। बट ये तो ऐसा घाटा है सर जो हर साल आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसको ठीक करने के लिए हम एडजस्टमेंट में इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स स्टोलन बाय थीफ, ये सब हमारे एबनॉर्मल लॉस का पार्ट है। कोई भी ऐसी चीज जो अकस्मात हो गई, हर साल नहीं होगी और ना ही आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एडजस्टमेंट्स में अगर आपको दे रखा है तो बेटा जी हमें उसको प्लस करना होता है। सेकंड है हमारा एबनॉर्मल गेन। अब सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन का मतलब कोई ऐसा फायदा जो आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने किसी एसेट्स को बेचा, आप कोई केस जीत गए, आपकी लॉटरी निकल गई, ये फायदा आपका एबनॉर्मल गेन है। उस साल हुआ था तो उस साल जब फायदा हुआ आपने प्रॉफिट में जोड़ा होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो जाहिर सी बात है ये हर साल होगा, नहीं होगा। उस साल हुआ था तो आपने प्लस किया था, इसलिए ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस कर, ठीक करने के लिए कर दोगे, माइनस कर दोगे। कोई ऐसा खर्चा जो एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो अगर आपने एक बार कर दिया तो हाल फिलहाल वो खर्चा दोबारा नहीं किया जाएगा और उसका जो बेनिफिट है वो आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल कार खरीदी, बाइक खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, मशीन्स खरीदा, कार खरीदी, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जिस साल खरीदा गया होगा उस साल माइनस हो गया होगा। यस सर। हर साल तो माइनस करेंगे नहीं, नहीं। लेकिन सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आपको एक साल तक मिलता है, आपको वो खर्चा दोबारा से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं तो आप तो उस खर्चे को हर साल माइनस कर रहे हो। तो जिस साल आपने ऐसा किया है उस साल उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। कैसे पहचानोगे सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है? आपसे कहा जाएगा किसी कंप्यूटर को खरीदा था, अब उसको हमने परचेज अकाउंट में या ट्रेवलिंग एक्सपेंस में या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो गया। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो तो रिकरिंग नेचर का है, हर साल देना पड़ेगा, जैसे सैलरी है, रेमुनरेशन है, डेप्रीशिएशन है, इंश्योरेंस है, तो ये तो हर साल देना पड़ेगा। अगर आपको दे रखा है तो आप इसको हर साल क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो मैं आपको अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। चलो बेटा जी, ये क्वेश्चन और है जिससे आप सेक्रीफाई रेशियो, गेन रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी कि 4 साल का बताना है आपको, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। देखो आपको 5 साल का, 1 2 3 4 5, 5 साल का आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सारा का सारा प्रॉफिट ले लेते हैं। देखो पहली साल कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। दूसरी साल आपको ये ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब बेटा जी लॉस हुआ है, ये आपको लॉस हुआ है। कितने का? 3 लाख का। माइनस होगा तो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं,
उसके बाद देखो 4,50,000 जिसके अंदर एबनॉर्मल गेन शामिल है 50,000 का, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। इंक्लूड है यानी कि इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड है यानी कि इंक्लूड नहीं किया गया, उस केस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपको। तो यहां पर कह रहा है इंक्लूडिंग यानी कि ये इसके अंदर शामिल है। तो 50,000 का एबनॉर्मल गेन, मैंने क्या बताया था, एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 4.5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद 3.5 लाख आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, घाटा हो गया, और वो उस साल हुआ था, हर साल नहीं होगा, उस साल हुआ था तो आपने माइनस किया होगा, एबनॉर्मल लेस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3.5 लाख में 90,000 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4,40,000। और उसके बाद लास्ट में 2,60,000 डिवाइडेड बाई कितना है ये, 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा जी 2 लाख, और ये आपका 6 लाख, और ये आपका हो गया 7 लाख, यानी कि 13 लाख तो ये हो गया प्रॉफिट, जिसमें से 3 लाख माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 10 लाख का। 10 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख। लेकिन ये गुडविल नहीं है, ये अभी एवरेज प्रॉफिट है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुडविल 4 ईयर परचेस के हिसाब से। तो जब 4 साल के हिसाब से गुडविल निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेस है 4, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख। क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपए। और ये हमारी आ गई गुडविल 4 साल के हिसाब से। बट ये तो अभी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा, उसके बाद हम करेंगे। देखो आपसे कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल, ओके, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यानी कि जो भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसी को क्या मान लिया जाएगा, गुडविल मान लिया जाएगा। अब देखो ध्यान समझिएगा, 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट है 1 लाख का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं जरा इस क्वेश्चन को यहां करता हूं। सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर 1 लाख प्लस 50,000, तो ये कितना आ गया, 1 लाख प्लस 50,000, यानी कि पहली साल का जो प्रॉफिट है वो आ गया आपका 1,50,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर देखते हैं। सेकेंड ईयर में कह रहा है लॉस दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 1.5 लाख का, ठीक है। आपसे कह रहा है इसमें इंक्लूड है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से किसी ने रिटायरमेंट ले लिया तो आपने पैसा दिया, ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, बार बार नहीं होगा, कोई बार बार रिटायरमेंट लेने नहीं बैठा हुआ, उस साल रिटायरमेंट लिया होगा तो आपने उस पैसे को माइनस किया होगा, यहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सेकेंड ईयर 1.5 लाख माइनस में है और 80,000 प्लस में है, ठीक है। और क्या कह रहा है यहां पर, और अगर आप ये पहला एडजस्टमेंट देखोगे, यहां पर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि ये अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये एक एबनॉर्मल लॉस है। एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में तो उस साल कहां गई है, प्रॉफिट एंड लॉस में गई है, एक्सपेंस के हिसाब से माइनस किया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 60,000 रुपए इसमें और प्लस हो जाएंगे। लेकिन बेटा जी ये 1.5 लाख का माइनस में है और ये हो गया 1,40,000, यानी कि अभी भी 10,000 रुपए का लॉस है सेकेंड ईयर में। चलो ठीक है,
थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, तो थर्ड ईयर 1.5 लाख। अब हमें और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ये हो गया। देखो ये देखो, ऑन 1 जुलाई 2021 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग, 2 कंप्यूटर खरीदे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब सर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, अगर ऐसा होता है तो हम उसको प्लस करते हैं। किसी रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया होता तो हम उसको माइनस करते। 40 हजार के 2 कंप्यूटर यानी कितने के हो गए, 80,000 के। 1 जुलाई 2021 यानी साल के लास्ट में, यानी 2022 में। तो 40 और 40 कितने हो गए, 80,000। ठीक है, और कुछ कह रहा है, और आपसे कह रहा है इस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% के हिसाब से, एसएलएम के हिसाब से। बेटा डेप्रीशिएशन तो एक रिकरिंग एक्सपेंस है, ये आपका हर साल लगेगा, हर साल लगता हुआ आएगा। यानी कि कब से लगना शुरू हो गया, 1 जुलाई 2021 से। यानी कि 80,000 का 10% आएगा 8,000, लेकिन वो तो पूरे साल का है सर। हमने खरीदा है 1 जुलाई को, यानी अप्रैल मई जून, यानी कि 9 महीने का डेप। यानी कि पहली साल, यानी कि ये साल यहां आखिरी होगा, 6,000 का क्या लगेगा, डेप लगेगा। तो 6,000 का डेप माइनस होगा, कितना आ गया, ये आपका 2,24,000। फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का, और इस साल भी डेप लगेगा। एसएलएम से लग रहा है, यानी कि डेप फिक्स हो चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट है, अब पूरे साल का डेप लगेगा। तो डेप कितना है, 8,000 का। तो ये आ गया आपका 1,92,000। कितना आ गया, 1,92,000। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको, इसको और इसको हम प्लस करते हैं। ये मान लो हमारा हो गया 2 लाख और 2 लाख, 2,16,000। तो ये हो गया हमारा 4,16,000। 4,16,000 में 1.5 लाख जोड़ दिए तो आपका हो गया 5,66,000। 5,66,000 में से हमने 10,000 माइनस कर दिए, तो ये हो गया हमारा 5,56,000। कितना हो गया बेटा, 5,56,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया इन तीनों को जोड़कर, इससे माइनस करने के बाद। अब कितनी साल है, 4 साल, 4 साल है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 0 0 0। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,39,000 का। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसी को हम क्या मान लेंगे बेटू, गुडविल मान लेंगे। तो इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो। एवरेज प्रॉफिट के बाद दूसरा जो मेथड आता है हमारे पास, वो है बेटा जी हमारी किसका, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट का। वैसे तो एवरेज प्रॉफिट का एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। होता उसमें कुछ नहीं है, होता सिंपल प्रॉफिट दिया होता है और आपको वेट दिया होगा। सपोज अगर जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है उसी को मैं अगर आपको वेटेड से समझाऊं, तो यहां पर साइड में वेट दिया होता 1 2 3 4, जैसा भी, हम दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां वैल्यू लिखते और वेट का टोटल करते, इसका टोटल और वेट का टोटल दोनों को डिवाइड करते, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता, और फिर जितने ईयर परचेज दे रखे हैं उससे करके हमारी गुडविल आती। ठीक है, तो वो तो आपका बेसिक सा है, बट फिलहाल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली साल जो सैंपल पेपर था सीबीएसई का, हालांकि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट पिछली साल के सैंपल पेपर में दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, एक तो हमारा है एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी निकालना सीखा, एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि आपकी कैपिटल, उसमें आपको हर साल कितना परसेंट बेनिफिट हो रहा है, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और एक जो आपने सालों का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाला, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। दोनों को जब माइनस करोगे
तो जितना बीच का गैप आता है उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। क्या कहा जा रहा है आपसे? इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म in comparison to average profit earned by other firm. If a business has no anticipated excess earning, it will have no goodwill. जैसे कि हमने कितना पैसा कमाया एक्स्ट्रा एज कंपैरिजन टू दूसरे कंपनीज, वो एक्स्ट्रा पैसा हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है पहले, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये तो मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, अभी आपने एवरेज प्रॉफिट को निकालना सीखा था। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली निकलता है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्वेश्चन में रेट दे रखी होगी कि भाई साहब आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका इतना परसेंट, यानी कि वो इतना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट है। बट आपकी किस्मत दो तरह से ठीक हो सकती है। पहला, आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो, दूसरा कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? देखो एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं तो कैपिटल को और नन करेंट लायबिलिटी यानी कि लंबे समय की जो लायबिलिटी है उसको मैं जोड़ दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी अप्रोच। और यही मैं सारी एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी यानी करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो जो बच गया वो है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहां समझाने के लिए दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा पूरा। देखिए यहां पर आपको पूरा दे भी रखा है। सबसे पहले आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाइड, आपको नॉर्मल रेट दे रखा होगा अपॉन 100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जो सुपर प्रॉफिट आएगा उससे फिर आप क्या निकालोगे? गुडविल निकालोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला मेथड करके। तो चलो देखते हैं एक बार। देखो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,80,000 ड्यूरिंग 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1,00,000 शायद दो बार टैप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 साल है बेटा, कोई 1,00,000 एक्स्ट्रा आ गया शायद। The firm has capital invested of 5,00,000. A fair rate of return on investment is 15%। देखो ये 15% रेट दे रखी है। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि 5,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो ये आ जाएगा 75,000। ये 75,000 मेरा क्या आ गया? ये 75,000 आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4। तो 80,000, 1,80,000, 3,60,000, 4,80,000, तो ये आपका 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका 1,20,000। तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ गया? 1,20,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 75,000 का। तो फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चा? 1,20,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटू? 75,000 का। इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया अपना? 45,000। गुडविल कितने ईयर परचेज दे रखी है? 3 ईयर परचेज। तो इसका 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,35,000 गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से।
है? ये भी एक क्वेश्चन है एक और, इसको देखते हैं। जो कैपिटल लगाया आपने 3 लाख, नॉर्मल रेट दे रखी है आपको 10%, तो सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 10%, 0,000, तो ये आपका आ गया 30,000। ये 30,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 41,000 का, लेकिन यहां पर आपको एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है 2,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें ये एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो गया 43,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 41,000 प्लस 2,000, यानी कि 43,000। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 43,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 30,000 का, तो टोटल कितना आ जाएगा, 13,000। ये 13,000 आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। गुडविल हमें निकालनी है 5 टाइम्स, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 13,000 इंटू 5 कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 65,000। ये मेरी क्या आ गई, गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। और देखते हैं, देखो द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 48,000, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 8 लाख, वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस 12%, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अभी आपने देखो सुपर प्रॉफिट निकालना देखा, एवरेज प्रॉफिट निकालना देखा, अब आप निकालते हो कैपिटलाइजेशन यानी कि थर्ड मेथड, और इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अगर आप कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकलेगा। तीसरा तरीका है आपका, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। Capitalization of average profit method में, under this method first of all we calculate the average profit and then we access the capital needed for earning such average profit। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद हम निकालेंगे कि हमें इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा लगाना है। तो देखो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो निकालेंगे। उसके बाद पहला स्टेप रहेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये निकल के आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। दूसरा स्टेप आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसको आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप 1 48,000, ये क्या दे रखा है आपको, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। स्टेप 2 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितना है, 12, तो 14000, यानी कि ये आ गया आपका 4 लाख। यानी कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, 4 लाख की कैपिटल चाहिए। अच्छा, पहले से ही कितनी कैपिटल है आपके पास, यहां पर आपको कहीं भी दिख रहा है कैपिटल वैल्यू, नहीं दिख रही। तो मैंने आपको अप्रोच बताए थे, या तो लायबिलिटी अप्रोच या फिर आपकी एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते थे, लायबिलिटी साइड में सारी कैपिटल्स और नॉन करेंट लायबिलिटी को जोड़ देते थे, और एसेट्स अप्रोच में एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते थे। यहां पर आपको देखो टोटल एसेट्स दे रखा है 8 लाख का, और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी 5 लाख का। इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 8 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आपका आ गया 3 लाख। ये 3 लाख क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कैपिटलाइज वैल्यू को
और कैपिटल एम्प्लॉयड को दोनों को माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपए। ये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू बाय एवरेज प्रॉफिट। अगर यही आप सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो सिर्फ पहले स्टेप से ही काम हो जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट और आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, चलो कैसे आ जाएगा मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, बेसिकली वैल्यू इस हिसाब से आ जाएगी। मान लीजिए देखो इसी क्वेश्चन को अगर देखोगे तो 48,000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, और 3,00,000 का 12% आप निकालोगे तो 3,00,000 का 12% कितना आ जाएगा, 3,00,000 का 12% 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट और 36,000 दोनों को माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000। तो 12,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1,00,000 आ जाएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे वो कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट हो और चाहे वो कैपिटलाइज बाय नॉर्मल प्रॉफिट हो। तो ये तो अब हमने गुडविल निकाल लिया। अब बारी आती है हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ था, जिस पार्टनर को गेन हुआ था, उसको गुडविल आप कैसे कैसे बांटोगे। तो देखो उसके लिए चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ठीक है, यहां पर आपसे कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4। न्यू रेशियो क्या है, 5/8। एक बार एलसीएम ले लेते हैं, वैसे तो 8 ही आना चाहिए। 4 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 ही आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 आ गया। 4 की टेबल में 2 टाइम, तो 3 या 6 -5, यानी कि ये आ रहा है 1/8 ए का। बी का करते हैं, तो बी का पुराना था 1/4 और नया है 3/8। एलसीएम 8 आएगा। 4 की टर्म में 2 टाइम 2 1 2 -3, तो देखो ये माइनस में आ रहा है 1/8, यानी कि जो बी है वो गेन कर रहा है और ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। तो 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सारे प्रॉफिट को प्लस करो, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 और डिवाइड कर दो 3 से। तो ये आपका आ जाएगा 30 30 40, 1,00,000, और ये आपका हो गया 1,08,000। 1,08,000 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 30,000। तो 36,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट और 2 ईयर परचेज है, तो यानी कि गुडविल आ जाएगी हमारी 72,000। गुडविल कितनी आ गई, 72,000। अब इस गुडविल के हिसाब से जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा सेक्रीफाइस को। तो गुडविल कितनी है हमारी, 72,000। किसको गेन हो रहा है, इसको हो रहा है, यानी ये 1/8 देगा, यानी कि ये 9,000 रुपए देगा। कितने देगा, 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। और किसको देगा, ए को देगा। तो जो पार्टनर पैसा देता है, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होगा, एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 9,000 यहां और 9,000। इस तरीके से आपको करना है जब क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना हो। कभी कभी हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो गुडविल आपको दे रखी होगी निकली हुई, या फिर आपको गुडविल को एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, अब बारी आती है आपके रिजर्व्स की। देखो ये भी ऐसा ही है, इसमें आपको नया शेयर दे रखा है, इससे कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कुछ रिजर्व, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद करेंगे। देखिए हमने रेशियो देख लिया, हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो देख लिया,
हमने देख लिया कि पार्टनर्स के एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। हमने थोड़ा बहुत ये भी देख लिया कि जो गुडविल है अगर वो हमें पार्टनर से बांटनी है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देता है, और किस रेशियो में, जो वो गेन कर रहा है। अब हमारे आते हैं रिजर्व, जो कि सभी पार्टनर्स में बांटे जाते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। कब? जब आपसे पार्टनर कह रहे हो कि हाँ जो जो भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोल देगा पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व, पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और जो गेन कर रहा है वो अपने शेयर से वो रिजर्व किसको देगा? गेनिंग पार्टनर को। तो बेटा जी कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं? एक है हमारा जनरल रिजर्व, एक है हमारा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक है हमारा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये सारे एक तरीके से बेनिफिट्स हैं जो पार्टनर्स में ट्रांसफर होते हैं। अगर ये सारा पैसा पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए जब पार्टनर्स की कैपिटल या कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। अगर आपको कोई घाटा दे रखा है, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ये जब बांटा जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। बट इनमें से कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बट जाएंगे, और कुछ रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व जो किसी चीज के लिए बनाए गए हैं। अगर वो हैपनिंग होती है तो उसको मिलेगा, वरना पार्टनर को बांट दिया जाएगा। देखो कैसे, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे कह रहा है A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये एक आपको बैलेंस शीट दे रखा है, ये आपको रिजर्व दे रखा है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता हम इस रिजर्व को बांट देते पार्टनर में। अब हम केसेस वाइज देखते हैं। सबसे पहला केस 1, केस 1 में हमसे कह रहा है सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन किसके लिए होता है? वर्कर्स के लिए होता है। वो अकस्मात से उनके साथ कुछ हैपनिंग हो जाए, वो कोई क्लेम कर दे, तो उसका पैसा हम अचानक से कहां से लाएंगे? उसके लिए बनाया जा रहा है। तो केस 1 में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि हमारे पास कितना क्लेम आया, तो कुछ नहीं करना, हम सीधा सीधा इस रिजर्व को बांट देंगे। तो ठीक है, ये रिजर्व बांटेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि एक फायदा है और इससे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 40,000 है और रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है 2:3। तो 40,000 को 2:3 यानी कि 16,000 ए को मिलेगा और 24,000 बी को। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। नरेशन डाल देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद सेकंड कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन इज एस्टिमेटेड एट 25,000 का, यानी कि अब हमारे पास क्लेम आ गया, हमने रिजर्व बनाया था 40,000 का बेटा जी, और हमारे ऊपर क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया 25,000 का, यानी कि पूरा का पूरा रिजर्व नहीं गया, कुछ रिजर्व हमारा बच गया। हमने कितने का रिजर्व बनाया था? 40,000 का। क्लेम कितने का आ गया बेटा जी? क्लेम आ गया 25,000 का, यानी कि अभी भी हमारे पास 15,000 रुपए बचे हुए हैं बांटने के लिए। तो देखो इसकी एंट्री क्या पास होगी? केस सेकंड, केस सेकंड की एंट्री पास होगी WCR अकाउंट डेबिट 2। अब क्लेम आ गया तो 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या 2 वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा भी बचा हुआ है बांटने के लिए तो वो पार्टनर से बच जाएगा, और टू बीज कैपिटल। देखो WCR कितने का था बेटा, 40,000 का था, और क्लेम कितने का आया हमारे पास, 25,000 का। कितना पैसा बचा हुआ है, 15,000 बचा हुआ है। 15,000 को 2:3 में बांटोगे तो 6,000 और 9,000 आ जाएगा। ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 40,000, उड़ी बाबा, जितना हमने रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम आ गया, कुछ नहीं बचो, सब लुट गो सब चला गया। तो सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं है बांटने के लिए, तो केस 3 में सारा का सारा पैसा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा। केस 3 WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 40,000, अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपए। अब जो लास्ट वाला है इसे बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, क्लेम कितने का आ गया, 50,000 का आ गया सर। रिजर्व कितने थे अपने पास, 40,000, क्लेम कितने का आया है, 50,000 का। कितना ज्यादा, 10,000 रुपए का ज्यादा क्लेम आ गया, ये 10,000 का लॉस हो गया। इस लॉस को कौन झेलेंगे, पार्टनर झेलेंगे। बट फिलहाल ये लॉस एक अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ये लॉस पार्टनर झेलेंगे। तो पहले तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों बनता है, वो अभी हम समझेंगे, बट इसकी अब 2 एंट्री होंगी। देखो मैं यहां पर कर दे रहा हूं केस 4, फर्स्ट एंट्री, अच्छा सा कलर लिया जाएगा, ये ले लेते। फर्स्ट एंट्री हो गई WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 40,000 रुपए गए रिजर्व से, 10,000 रुपए आए रिवैल्यूएशन से, और टोटल यहां कितना आना था, 50,000। अब इसकी एक दूसरी एंट्री हो जाएगी जहां पर ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर झेलेंगे, किस नाम से, उन्हीं के नाम से, और लॉस झेल रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, जितने भी हमारे रिजर्व है, जनरल रिजर्व एक बेनिफिट है, जनरल रिजर्व जब बांटा जाएगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, WCR बांटा गया, WCR DR टू पार्टनर्स कैपिटल, IFR बांटा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांटा जाएगा। जब तक आपसे कह रहा है कोई एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करनी तो सिंपल ऐसे करना है, बट जब एडजस्टमेंट बोलेगा तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे हम गुडविल वाला ट्रीटमेंट अभी करके आए हैं 9,000 वाला, वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। चलो एक बार मैं दिखा देता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो ये तो बात हो गई अभी आपकी WCR की, ठीक है, WCR की बात हो गई, जो भी हम करके आ रहे हैं उसी की जनरल एंट्रीज हैं क्लेम वाली। ऐसा ही एक होता है हमारे पास IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके क्वेश्चन में आपको एक IFR दे रखा होगा लायबिलिटी साइड में, और एक इन्वेस्टमेंट दे रखे होंगे एसेट साइड में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो सकती है, और हो सकता है बढ़ सकती है। तो जब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो जितना कम हो रही है वो हम कहां से मेंटेन करते हैं, IFR से, और बच जाता है तो वो पार्टनर ले जाते हैं। सेम जैसे कि आपने WCR करा वैसे ही होता है, बस वहां पर WCR है या IFR है, वहां पर अगर क्लेम आता है तो टू प्रोविजन, और यहां पर क्लेम आएगा तो टू इन्वेस्टमेंट। यहां क्लेम नहीं आएगा, वैल्यू कम होती है। ठीक है,
तो उसकी एंट्री दे रखी है। अगर कोई क्लेम नहीं आया है तो पहली एंट्री IFR टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कुछ वैल्यू कम हो गई है, पूरी कम नहीं हुई है, तो IFR जितनी कम हुई है वो इन्वेस्टमेंट डाल दिया, जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स में बांट दिया। सारा का सारा पैसा चला जाएगा तो IFR टू इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा चला गया तो लॉस हो गया, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन से पैसा डालते हैं, जैसा भी हमने किया था। अब वही जो मैंने भी आपको बताया था, when reserve and accumulated profit are not to be transferred to partners capital account। पार्टनर चाहते ही नहीं है कि उस रिजर्व को, उस फायदे को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएं। इस केस में क्या करते हैं, if in case of change in profit sharing ratio there are reserves and accumulated profit appearing in the balance sheet and the partner decide to leave the reserve and accumulated profit undistributed, it will be necessary to pass an adjustment entry। पार्टनर रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बांट नहीं रहा, ऐसे केस में हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। उस एंट्री में क्या होता है, उस एंट्री में हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। This is because at present the partner are entitled to share such reserve and profit in the old profit share ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserve and profit in the new ratio। अभी नहीं ले रहा, भविष्य में लेगा। भविष्य में रेशियो तो नया हो गया, अभी लेता तो पुराने के हिसाब से लेता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो सपोज A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 2:1, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल प्रपोर्शन, यानी ओल्ड हो गया 2:1 और नया हो गया 1:1। रिजर्व दे रखा है आपको बैलेंस शीट में 60,000 का, और वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे, और उसके हिसाब से देखो हमने यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो निकाला और चीजों को यहाँ पर बांट दिया। जो गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। चलो अभी रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए बेटा, अब आपका आता है रिवैल्यूएशन। ये आपका बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी है, ये आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी है, ये आपका रिटायरमेंट में भी है, और ये एक ऐसी चीज है जो आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, आएगी ही आएगी बेटू। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब पार्टनर्स ने अपने रेशियो को चेंज करा, जब पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो उस समय एसेट्स हमारी कितनी थी, कितना चेंज हुई शुरुआत से लेके उस डेट तक जब चेंज आया है। तो हम क्या करते हैं, अभी क्या भी हिसाब कर लो, जो भी नया चेंज आया है, अभी जो भी है पुराने के हिसाब से खत्म करो, अब सारी चीजें नई चलेंगी। ऐसे अकाउंट्स में हमारे जितने भी अकाउंट हैं जो आपको या तो प्रॉफिट निकाल के देंगे या लॉस निकाल के देंगे, ये सारे के सारे आपके नॉमिनल नेचर के होते हैं। यानी कि रिवैल्यूएशन भी आपका एक अकाउंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेचर अकाउंट। यानी कि बेटा जी ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी घाटे हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और जितने भी फायदे हैं, जितने भी इनकम है, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एक तो ये तरीका है इसको समझने का। दूसरा तरीका यह है, मान लीजिए आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, ये आपके लिए फायदा है या घाटा है, सर घाटा है, हमारी संपत्ति कम हो रही है, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन एसेट्स। और यही अगर बढ़ गई होती तो कहां आता, क्रेडिट साइड में, बाई इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि फायदा हो गया। बाय पापा वाला फॉर्मेट रहता है बेटा रिवैल्यूएशन का, पर्टिकुलर अमाउंट पापा बाय इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में, और बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में, वो घाटा है और वो आपका फायदा है। अगर आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपके लिए घाटा है, यस सर घाटा है।
कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि वो घाटा है। और बात करी जाए यहां की, तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि ये फायदा है। अगर कोई ऐसी एसेट्स है जो आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अनरिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, वो तो अनरिकॉर्डेड है, अचानक से याद आया ओहो मेरे पास ये भी है, तो ये मेरे लिए एक फायदा है। और फायदे का क्या कायदा है, CR बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि फायदा है। और DR टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा कोई कर्जा जो आपने रिकॉर्ड करा नहीं या रिकॉर्ड करना भूल गए, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इतना करने के बाद हम देखते हैं हमारा CR ज्यादा है या DR ज्यादा है। CR ज्यादा है तो यहां टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और DR ज्यादा है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फायदा हो रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के CR में जाएगा, घाटा हो रहा है वो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। डेप्रीशिएट का मतलब एसेट्स का घटना, एप्रीशिएट का मतलब एसेट्स का बढ़ना। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, डेप्टर्स आर ऑल गुड्स। पेटेंट्स का मतलब एसेट्स है, और अगर ये वैल्यूलेस है यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, ऐसी प्रेमिसेस के साथ भी हो सकता है। डेप्टर्स आर ऑल गुड, सारे के सारे डेटर्स सही हैं, सारा पैसा आना है, आपने अगर कोई प्रोविजन बना रखा है तो अब जरूरत नहीं है, ये एक फायदा है। बेसिकली दिक्कत प्रोविजन पर ही आती है, प्रोविजन एक लायबिलिटी क्रिएट करना होता है, मोस्टली केस में आप उसको डेबिट ही डालते हैं अगर ये बढ़ती है तो। क्रेडिटर्स आर रिटन ऑफ, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी क्रेडिटर्स अब इतना पैसा नहीं मानेंगे, वो हमारे लिए एक फायदा है। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है यहां पर, मैं दिखाता हूं आपको, देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा। प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। तो इसका मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन डिंग 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 डिंग। ये आपका DR साइड और ये आपका CR साइड। फॉर्मेट पापा वाला रहेगा, पापा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, प्रीमिसेस एसेट्स होती है 10% से बढ़ गई, तो प्रीमिसेस कितना है, प्रीमिसेस दे रखा है 3 लाख का, तो 3 लाख का 10% 30,000, तो ये फायदा हो गया बाय प्रीमिसेस 30,000। स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, अगर 2 लगा होता तो हम कंपेयर करते, 8 लगा होता तो हम कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट बोल रहा है स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, तो ये भी हमारा कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि फायदा है, बाय स्टॉक 10,000। उसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स 4%, डेटर्स पर 4% का प्रोविजन बनाना है, यानी लायबिलिटी क्रिएट करनी है एक। तो कहा डेटर्स 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ये कहा जाएगा डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना, 10,000, ठीक है। उसके बाद सैंड्री कैरेक्टर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, जो आपके सैंड्री कैरेक्टर्स हैं वो 15,000 से कम हो गए, तो फायदा हो गया भाई साहब, और फायदा होगा तो कहां जाएगा, CR साइड में, बाय
क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीन 5% से कम हो गई तो मशीन की वैल्यू 1,80,000 है, 1,80,000 का 5% निकालोगे तो 9,000 आएगा, घाटा हो गया। तो टू मशीनरी 9,000 रुपए। तो ये उधर का हो गया आपका 30, 40, 55,000 रुपए, और इधर का 10, 45, 9, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 36,000 का, और ये 36,000 पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे और पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में आएगा जिस रेशियो में आप बांट रहे हैं। जब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो देखो लायबिलिटी में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, ये आप बांट दोगे सीआर साइड में। एसेट्स में ऐसा कुछ है नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में पहले कैपिटल ट्रांसफर करोगे सीआर साइड में तीनों की, जनरल रिजर्व को बांटोगे 1,20,000 को इस रेशियो में, ठीक है। देन उसके बाद गुडविल आपको दे रखी है फर्म की 48,000, तो वो आप रेशियो निकालोगे उसके हिसाब से गुडविल को बांट दोगे और देन आपका आंसर आ जाए। तो बेटा जी ये आपका पूरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गुडविल। इस चैप्टर से आप ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो एडजस्टमेंट्स वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, उनको देखिएगा। उसके बाद रिजर्व वाले जैसे WCR और IFR, और ज्यादा नहीं, सिंपल आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट के 2-3 क्वेश्चन मिक्सअप कर लेना, इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर में। फिर भी अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि इस चैप्टर से, इस वन शॉट से आपकी कितनी हेल्प हुई, कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हुए। डाउट बताएंगे तो मैं खुद आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा जो भी आपको दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा बेटा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।